सात रंग में आपका स्वागत है। अपने इस खास कार्यक्रम सात रंग सात कविताएं लेकर मैं आपके साथ हूं अतुल सिन्हा। हमारे इस अंक के जो दो खास मेहमान हैं, कवि हैं, वो हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और शैलेंद्र शांत। हम इस अंक में आपको केदारनाथ सिंह की कविताएं भी सुनवाएंगे। अगर आज केदार जी होते तो इस 7 जुलाई को वो 86 वर्ष के हो रहे होते। बहरहाल वो तो है नहीं, लेकिन उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं हमारे साथ हैं। उनकी एक खास कविता उन्हीं की आवाज़ में हम आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम के अंत में। लेकिन शुरुआत करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और शैलेंद्र शांत की कविताओं से। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी से जब आप मिलेंगे तो आपको एक जीवंतता का एहसास होगा। हमेशा कुछ न कुछ नया करने के जोश और जुनून से भरे हुए, पत्रकारिता और जनसंचार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे कम उम्र के कुलपति होने के गौरव के साथ ही जोशी जी रंगमंच, टेलीविजन और साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं। कविता संग्रह मध्यांतर, सच्चिदानंद जोशी की लोकप्रिय कहानियां, कुछ अल्प विराम जैसी चर्चित पुस्तकों का लेखन करने के साथ ही कविता, कहानी और रंगमंच की विधाओं में अब भी वो लगातार सक्रिय रहते हैं। फिलहाल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव हैं, लेकिन रंगमंच और कविता उनके भीतर कहीं गहरे तक बसती है। जीवन रंगमंच है और इसलिए रंगमंच से जुड़ी कविताएं जो जीवन भी है और रंगमंच भी और कविता भी। और नाटक की शुरुआत होती है नांदी पाठ से, इसलिए पहली कविता का शीर्षक है नांदी। लो शुरू हो गया नांदी पाठ, अब नाटक तुम्हें सजाना है। पहले से रचे गए आलेख को जीवंत तुम्हें अब करना है। लो शुरू हो गया नांदी पाठ, अब नाटक तुम्हें सजाना है। पहले से रचे गए आलेख को जीवंत तुम्हें अब करना है। तोड़कर शाश्वत प्रतिमाएं बनाने हैं तुम्हें नए कीर्तिमान। सजे हुए रंगमंच पर पाना है सृजन संसार का नया विहान। कल्पना, रचना और आकांक्षा सभी अपनी ओर तुम्हें खींचेंगे। कल्पना, रचना और आकांक्षा सभी अपनी ओर तुम्हें खींचेंगे। महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा के आकर्षण तुम्हें उकसाएंगे। मत तोड़ना लेकिन तुम रंगमंच का अनुशासन। प्रलोभन कितने भी आए लेकिन विचलित न हो तुम्हारा मन। रंगमंच भी शाश्वत है और शाश्वत है इस पर खेला जाने वाला नाटक। सफलता की कोई सीमा नहीं है, नियम अनुशासन में हो जब तक। खेलो खुशी से और जीतो प्रशंसा के अनगिनत स्वर। नाम छा जाए तुम्हारा समूचे विश्व पटल पर। विस्तार अनंत है और संभावनाएं अपरिमित। विस्तार अनंत है और संभावनाएं अपरिमित। लेकिन हर कोशिश में पैर तुम्हारे जमीन पर ही हों स्थित। लेकिन हर कोशिश में पैर तुम्हारे जमीन पर ही हों स्थित। और नाटक होता है तो मध्यांतर भी होता है, इसलिए इस कविता का शीर्षक है मध्यांतर। मध्यांतर की इस बेला में महत्वाकांक्षाओं को विराम दो। मध्यांतर की इस बेला में महत्वाकांक्षाओं को विराम दो। ढीले छोड़ दो अश्व जीवन राजसूय यज्ञ के, उन्हें भी थोड़ा आराम दो। मध्यांतर की इस बेला में महत्वाकांक्षाओं को विराम दो।
सुस्ता लेने दो कल्पनाओं को, दो आकांक्षाओं को सोचने की फुर्सत। मत करो व्यर्थ की आपाधापी, सपनों से मांग लो छुट्टी की इजाजत। मत करो भय प्रतिस्पर्धा का, मत करो तुलना किसी से। नजर तो दौड़ाओ चारों ओर, तुम्हारी स्पर्धा तो है बस तुम्ही से। केवल और केवल तुम ही खड़े हो अपने विरुद्ध मुकाबले में। क्यों डालना चाहते हो इतनी सारी उपलब्धियां बस अपने ही पाले में। सुस्ता लो तनिक तुम भी, जरा तो कर लो मंथन। कैसे शुरू किया था तुमने और अब कैसा हो गया है तुम्हारा जीवन। सामान्य कर लो गति जरा अपने जीवन चक्र की। जमाने भर की चिंता मत करो, लेकिन थोड़ी तो चिंता करो अपनी भी। देख लो कि क्या था तुम्हारा आलेख और कौन सा नाटक तुमने खेला है। देख लो कि क्या था तुम्हारा आलेख और कौन सा नाटक तुमने खेला है। चिंतन करो, आत्ममंथन करो, ये मध्यांतर की बेला है। चिंतन करो, आत्ममंथन करो, ये मध्यांतर की बेला है। और नाटक का समापन होता है भरत वाक्य से, इसलिए इस कविता का शीर्षक है भरत वाक्य। भरत वाक्य की बेला तक आते आते ना जाने सारे पात्र कहां गुम हो जाते। भरत वाक्य की बेला तक आते आते ना जाने सारे पात्र कहां गुम हो जाते। कब तक थामे और कब तक करें उनकी पुकार। कब तक रटवाता रहे ये भरत वाक्य उन्हें सूत्रधार। हैरत तो ये भी है कि गुम हो गया है वह आलेख। हैरत तो ये भी है कि गुम हो गया है वह आलेख, जिस पर खेला गया यह नाटक, जिस पर बने दृश्य अनेक। हो गए हैं शब्द तितर बितर, हो गया अर्थ का अनर्थ। हो गए हैं शब्द तितर बितर, हो गया है अर्थ का अनर्थ। सारे पात्र बिखर गए यहाँ वहां, सारा श्रम हो गया अकारथ। तालियां तो बजीं, बहुत मिली वाहवाही, लेकिन वहां जहां कभी नहीं थी चाही। उपजा हास्य अकारण जहां बोई थी करुणा। उपजा हास्य अकारण जहां बोई थी करुणा। जहां सोचा था आनंद अपार, वहां पड़ा सबको रोना। फिर भी खेल तो खेला ही गया पूरे मनोयोग के साथ। फिर भी खेल खेला ही गया पूरे मनोयोग के साथ। बहुत नहीं फिर भी समर्थन में उठ ही गए दो चार हाथ। बहुत नहीं फिर भी समर्थन में उठ ही गए दो चार हाथ। तब फिर क्यों करें किसी की बुराई, क्यों लगाएं किसी पर आक्षेप। तब फिर क्यों करें किसी की बुराई, क्यों लगाएं किसी पर आक्षेप। बोल दो जोर से भरत वाक्य, ताकि हो जाए इस नाटक का पटाक्षेप। बोल दो जोर से भरत वाक्य, ताकि हो जाए इस नाटक का पटाक्षेप। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी की कविताएं आपने सुनी कि किस तरह रंगमंच को उन्होंने केंद्र बनाकर अपनी ये तीनों कविताएं लिखी। अब हम चलते हैं शैलेंद्र शांत के पास। उन्होंने भी अपनी 3 कविताएं हमारे लिए भेजी हैं 7 रंग के लिए, और थोड़ा उनके सफ़र के बारे में भी जान लेते हैं कि कैसे उन्होंने बचपन से कविताएं लिखनी शुरू की और जनसत्ता के संपादक भी रहे। तमाम पत्र पत्रिकाओं में लिखा, ढेर सारे कविता संग्रह उनके आए हैं। तो चलते हैं शैलेंद्र शांत की कविताएं सुनते हैं। बलिया के मनियर से आने वाले शैलेंद्र शांत अपने नाम की ही तरह शांत और गंभीर हैं। कोलकाता में पिछले करीब 30 वर्षों से रह रहे और तमाम अखबारों से होते हुए जनसत्ता के संपादक तक का सफर तय करने वाले शैलेंद्र बचपन से ही कविताएं लिखते रहे। तमाम पत्र पत्रिकाओं में लिखने के साथ साथ आकाशवाणी, दूरदर्शन और कई मंचों पर कविताएं पढ़ी। पहले सिर्फ शैलेंद्र के नाम से 4 कविता संग्रह, फिर शैलेंद्र शांत के नाम से भरोसे की बात, सपने की बात और आधी हकीकत
जैसे कविता संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। समाज, रिश्ते, सामाजिक व्यवस्थाओं को उठाने वाले संवेदनशील कवि हैं शैलेंद्र शांत। उनकी कुछ कविताएं सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कोलकाता से शैलेंद्र शांत 7 रंग 7 कविताएं कार्यक्रम में आमंत्रण के लिए धन्यवाद। कविताएं शुरू करता हूँ। पहली कविता का शीर्षक है बाबलू दा बाउल गीत गाते थे। अपने मोहल्ले के पास का बाजार आज बंद है। अपने मोहल्ले के पास का बाजार आज बंद है। मछली बाजार के एक विक्रेता को खबर है कि मृत्यु ने बुला लिया अपने पास। स्ट्रोक हो गया था उसे अचानक। वह जिंदा दिल था और उम्र भी ज़्यादा नहीं हुई थी उसकी। इसी बहाने लोगों ने उसके बाबत पूछा जाना। इधर वह जरूरी कागजात को लेकर चिंतित था और नगरपालिका का चक्कर लगा रहा था। बैंक और पैन कार्ड के नाम के हिज्जे और जन्म की तारीख को एक रूप देने की कोशिश में था। क्या पता कब इनकी मांग हो जाए। वैसे मुख्यमंत्री तक कह रही थी कि किसी को कोई कागज नहीं दिखाना है न देना है। पर नेताओं का क्या कब बदल जाए। उसकी गिन्नी यानी मेहरारू उसे बार बार चिता रही थी। उसे जीवन संगनी पर कहीं ज्यादा भरोसा था उनसे। उसे ही अधर में छोड़ गया एक बिटिया के साथ जिसे बहुत पढ़ाना चाहता था। इस बाजार का यह नियम है कि किसी भी दुकानदार के गुजर जाने पर उसे दूसरे दिन बंद रखा जाता है और कम से कम 2-4 दिन चर्चा में रहता है एक मामूली आदमी। खास की तरह उसके गुणों को याद किया जाता है। बाबलू दा बाउल गीत बड़े प्रेम से गाता था। बाबलू दा बाउल गीत बड़े प्रेम से गाता था। बाबलू दा बाउल गीत बड़े प्रेम से गाता था। अपने पिता से सीखा था जो उस पार से चले आए थे उजड़कर अपनी माँ, बाबा, काका आदि आदि के साथ। कि जैसे पढ़ रहा था इतिहास। मैं पानी पी रहा था तो पंखुड़ियों पर टिके ओस आँखों से टपकते आंसू पी रहा था। मैं पानी पी रहा था तो पंखुड़ियों पर टिके ओस आँखों से टपकते आंसू पी रहा था। पानी पीते पीते मेरे कंठ में पिघलने लगी थी बर्फ। पानी पीते पीते मेरे कंठ में पिघलने लगी थी बर्फ। मेरी आँखों के आगे घूमने लगे थे झील, झरने, नदी, तालाब, समुद्र। रेत में गड्ढे, कुएं, चापाकल, ट्यूबवेल, मिट्टी, पीतल, कांसे के घड़े, सुराहियाँ, सिर पर गागर रखी पनिहारनियाँ,
कभी लोटे से गटागट पी जाते थे पानी, कभी लोटे से गटागट पी जाते थे पानी। अब घूंट घूंट पीते हैं, अब घूंट घूंट पीते हैं बोतल से, कि जैसे पी रहे हों शीतल पेय। मैं पानी पी रहा था तो दरअसल पी रहा था रसायनों का मिश्रण। मैं पानी पी रहा था तो दरअसल पी रहा था रसायनों का मिश्रण। मैं पानी पी रहा था तो हो रहा था यह एहसास कि जैसे पढ़ रहा था इतिहास उत्थान पतन का, कि जैसे पढ़ रहा था इतिहास उत्थान पतन का, पानी का नहीं मनुष्य का। जब साफ साफ कुछ कहते हैं, जब साफ साफ कुछ कहते हैं, अजी आप मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगते हैं, अजी आप मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगते हैं। कभी कभी बुरा भी थोड़ा थोड़ा, कभी संतुलित कभी हल्के, कभी बहुत भारी बोझ की तरह। तब सचमुच अच्छे नहीं लगते आपके मुंह से निकले उद्गार। अजी मैं क्या करूं, न जाने क्यों आदत मेरी सुधरती नहीं। काले को सफेद कह नहीं पाता, मटमैले को कभी लाल कहा नहीं। सहने को तो बहुत कुछ सह लेता हूँ, झूठ सहा नहीं जाता, सो मुझे माफ कीजिएगा। वैसे तो आप एक मानुष ही हैं जो भूलें करता है, सीखता है उनसे, सुधारता है खुद को थोड़ा। अजी मुझे भी नहीं पसंद चाबुक कोड़ा, पर सच यही है कि आपका लुढ़कना अच्छा नहीं लगता, दिल आपका सच्चा नहीं लगता। जब साफ साफ कुछ कहते हैं अच्छे लगते हैं। धन्यवाद। और अब याद करते हैं केदारनाथ सिंह जी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, ढेर सारे सम्मानों से नवाजे गए और कविता के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई हासिल करने वाले केदारनाथ सिंह बेशक आज होते तो 86 साल के हो रहे होते इसी 7 जुलाई को। पिछले 2 साल पहले मार्च में अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी रचनाएं इतनी सारी हैं, इतने ढेर सारे उसमें आयाम हैं कि केदार जी हमारे लिए हमेशा ज़रूरी थे और ज़रूरी रहेंगे। उनकी एक कविता उन्हीं की आवाज़ में आपको हम सुनवाते हैं। ये कविता उन्होंने राजकमल के लिए खुद से रिकॉर्ड करवाई थी। ये कविता आप 7 रंग पर सुनिए। अचानक आता है, जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मड़ुआ देव की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वो सब उगाता है, जो नहीं है वो फेंकने लगता है पचखियाँ। आदमी दशा समेत बन जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है। भिखारियों के कटोरों का निछाप खाली बन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? ये शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है ये शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई
धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। ये धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की एक सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वही है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों बरस से। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। ये आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा शव में है, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है। जो है वो खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। तो इस बार के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार हम कुछ और कवियों के साथ, उनकी कविताओं के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें हमारे ईमेल आईडी पर ज़रूर बताएं। हमारा आईडी है editorsatrang@gmail.com। हमारे चैनल सातरंग को आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे जो कार्यक्रम हैं उसकी सूचनाएं आपको नियमित मिलती रहें। तो इस बार के लिए नमस्कार, अगली बार मिलते हैं।